वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सऊदी वली अहद की जानिब से मोहम्मद शहबाज शरीफ को दूसरी बार वज़ारत उस्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर वली अहद का शुक्रिया भी अदा किया। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का GHQ रावलपिंडी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। अहम काबीना अरकान भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म और काबीना की अस्करी क़यादत के साथ कौमी सलामती और इलाक़ाई इस्तेहकाम और तैयारियों पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की मुलाकात। दो तरफा फौजी ताउन मजबूत बनाने, इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों और तरबियती तबादलों समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान बहरीन के साथ मजबूत दिफाई, सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। आर्मी चीफ मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ISPR। पार्लिमान के ऐवान बाला की 48 काली नशिस्तों पर इंतखाबात। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। इब्तदाई फहरिस्त 17 मार्च को शाया की जाएगी। खाली होने वाली नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा की रोकथाम से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर। जनरल असम्बली में करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने पेश की। 113 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि 44 ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में मुसलमानों के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडे से निमटने के लिए ठोस कार्रवाई का मुतालबा। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा से इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने की भी दरख्वास्त। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इस्राएली बर्बरियत की इंतहा। गजा के वस्ती इलाके में इस्राएली फौज की बमबारी, 36 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। शहादा और जख्मियों में बच्चे भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा का एक बार फिर गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। रिफा में इस्राएली ज़मीनी कार्रवाई के नताइज तबाहकुन होंगे। तर्जमान अक़वाम मुत्तहिदा। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन और सलामती का वाहिद रास्ता 2 रियासती हल में मुज़मिर है। आयरिश वज़ीर आज़म लियो वाराड की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन से बातचीत। भारत का दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावों का पोल खुल गया। नाम निहाद बीजेपी हुकूमत के इंतखाबात से कबल ओछे हथकंडे। भारत में रहने वाले बीजेपी मुखालिफ सियासतदान भी रियासती गुंडागर्दी का निशाना। नंबर गेम पूरा करने के लिए कांग्रेस समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं पर जबरदस्ती पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव। भारत में मुतनाज़ा शहरियत के कानून पर अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कानून को इंसानी हुकूक के मुनाफ़ी करार दे दिया। मुतनाज़ा कानून का नफाज भारत को हिंदुत्व रियासत में तब्दील करने का वाज़ेह सबूत है। मोदी हुकूमत की 2 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों को पसमानदगी की तरफ धकेलने की कोशिश। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुसल्लह अफवाज की खुसूसी परेड। सदारती बॉडीगार्ड्स के घुड़सवार दस्ते की खुसूसी तैयारियां काबिले थी। इस साल 57 जवान और घोड़े परेड में हिस्सा लेंगे। सदर पाकिस्तान को बगी पर बिठा कर ले जाने पर हम फख्र महसूस करते हैं। हमारी यूनिट ने हर प्रेसिडेंट को एस्कॉर्ट किया। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स का इजहार ख्याल। पाकिस्तानी नौजवानों का यौम पाकिस्तान के मौके पर वतन के लिए मोहब्बत का पैगाम। इस दरख्त की कई शाखें हैं मगर बुनियाद एक है। हमारी ज़बानें मुख्तलिफ हैं मगर बयान एक है। यहाँ हर तरह के रंग हैं मगर पाकिस्तान बहैसियत कौम एक है। खुदा करे ये वतन हमेशा मुस्कुराता रहे, परचम का सदा चांद सितारा यूं ही मुस्कुराता रहे। हम सब के दिल की एक ही आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नौजवानों का वतन से मोहब्बत का इजहार।
लिम्स का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव सहराए चोलिस्तान में बंजर जमीन को काबिल काश्त बनाने के लिए कोशां। चीन से दरामद शुदा मशीनरी से चोलिस्तान में काम का आगाज। महदूद वसाइल के इस्तेमाल से कसीर पैदावार हासिल करना ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का अव्वलीन मकसद। इस इनिशिएटिव का मकसद ज़राअत और मवेशियों के लिए जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी के जरिए मुकम्मल निज़ाम का क़याम है। जनूबी वजीरिस्तान में मोबाइल सर्विस में बेहतरी के लिए इकदाम। पाक फौज ने मोबाइल नेटवर्क कंपनीज के साथ मिलकर मोबाइल फोन सर्विस को बेहतर बनाया। गुज़िश्ता एक साल में 19 मकामात पर टावर्स नस्ब। कारोबारी हजरात, तलबा और आवाम का इजहार मुसर्रत। क़याम पाकिस्तान के वक्त बलूचिस्तान में 114 स्कूल और शरह ख्वानदगी सिर्फ 5.5% थी। आज बलूचिस्तान में 15,000 से ज़ायद स्कूल, 145 कॉलेजेस, 2 गर्ल्स कैडेट कॉलेजेस, 11 कैडेट कॉलेजेस, 5 मेडिकल कॉलेजेस और 12 यूनिवर्सिटियां फ़ाल हैं। शरह ख्वानदगी 54.5% हो गई। स्कॉलरशिप्स में बलूचिस्तान का हिस्सा 56%। हर साल 45,000 से ज़ायद तलबा अस्करी इदारों में मयारी तालीम हासिल कर रहे हैं। तालीमी मैदान में उठाए गए इन तमाम इक़दामात से बलूचिस्तान रोशनी और खुशहाली की जानिब गामज़न। वर्ल्ड मुआय थाई चैंपियनशिप। पाकिस्तान के आगा कलीम ने काज़िकिस्तान के किक बॉक्सर को जेर करके टाइटल फाइट अपने नाम कर ली। आगा कलीम ने 3 मरतबा के आलमी चैंपियन को 51 किलोग्राम कैटेगरी में शिकस्त दी। चैंपियनशिप में 40 ममालिक के किक बॉक्सर्स ने शिरकत की। सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर ने अल अहली को 1 गोल से हरा दिया। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल रोनाल्डो ने 68वें मिनट में पेनल्टी पर किया। रोनाल्डो का रवां सीजन में सऊदी प्रो लीग का ये 23वां गोल है। पॉइंट्स टेबल पर अल नसर की टीम 56 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। लीग लीडर्स अल हिलाल के 65 पॉइंट्स हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को दूसरी मरतबा वजीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वजीर आज़म ने टेलीफोनिक राबते और वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने के फौरन बाद भेजे गए तहनीती पैगाम पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम सऊदी वली अहद के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत के साथ साथ सऊदी अवाम को भी रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की मुबारकबाद दी और दुआ की कि ये मुक़द्दस महीना पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए अमन और खुशहाली लाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ अपने तारीखी, गहरे और बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है और दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हिमायत पर सऊदी अरब की तारीफ़ की। उन्होंने सऊदी वली अहद को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का इयादा किया और कहा कि पाकिस्तानी अवाम उनके पुरतपाक इस्तक़बाल की मुंतज़र है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म की जानिब से खैर सगाली के जज्बात पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों में करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की हिमायत का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान के हमरा GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने GHQ आमद पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने अस्करी क़यादत के साथ कौमी सलामती और इलाक़ाई इस्तेहकाम और तैयारियों पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी खतरात से निपटने और इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज की पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल तैयारियों और कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाने के लिए तमाम दरकार वसाइल फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने GHQ दौरे पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज कौम की तवक्कुआत पर हमेशा
पूरा उतरेगी। और नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की मौजूदा सतह पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि माशी इस्तेहकाम और गैर मुल्की सरमायाकारी राग़िब करने के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात पर हुकूमत की तवज्जो मरकूज होगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के किरदार के बारे में भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सफ़ीर से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला भी उठाया। मुलाकात में गजा और बहिरा अहमर की सूरत हाल, अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू हुई। डोनाल्ड ब्लूम ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि अमरीका पाकिस्तान को एक अहम शराकतदार समझता है और मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहां है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा फौजी ताउन मजबूत बनाने, इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों और तरबियती तबादलों समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान बहरीन के साथ मजबूत दिफाई, सिफारती और इक्तसादी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और बहरीन के साथ फौजी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा करता है। आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए ताउन की अहमियत पर जोर दिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और पाक फौज की पेशावराना महारत और लगन का एतराफ़ किया। उन्होंने दिफा और सलामती के शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने के बहरीन के आज़म का भी इयादा किया। और नाज़रीन, पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज़ है और मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार कागजात वसूल और जमा करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंच रहे हैं। पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात होने हैं और नाज़रीन, इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आज आखिरी दिन है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से कागजात वसूल और जमा करवाने इलेक्शन कमीशन ऑफिस आमद का सिलसिला जारी है। आज आखिरी रोज़ है और उसके बाद पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे और इंतखाबात की जो तारीख है वो 2 अप्रैल दी गई है, लेकिन उससे पहले आज जो तमाम तर उम्मीदवारों की जानिब से कागजात वसूल और जमा करवाने की तारीख है वो आज आखिरी है और इलेक्शन कमीशन ऑफिस जो है तमाम मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार पहुंच रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं नवीद हयात। नवीद, क्या तफसीलात है? इस वक्त आप इलेक्शन ऑफिस में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जो है उनकी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। सुबह ही इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के ऑफिस में जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। आज आखिरी रोज़ है और गुज़श्ता रोज़ 4 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए गए हैं, 3 जनरल नशिस्तों पर और 1 अक़लियत की नशिस्त पर। अगर बात की जाए टोटल 12 नशिस्तें पंजाब से हैं तो पंजाब में 7 जनरल नशिस्तें हैं जबकि 2 टेक्नोक्रेट्स की हैं और जो 2 हैं वो उलमा कराम की और 1 जो नशिस्त है वो अक़लियत की है जिस पर इंतखाब होगा। इसके अलावा आज कागजात नामजदगी जो जमा करवाने का सिलसिला है वो शुरू है और आज आखिरी रोज़ है। 19 जो मार्च है तब तक जो है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जो है उसको मुकम्मल किया जाएगा, जबकि 21 जो मार्च है तो उसको जो कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद होंगे उनके अपीलों के खिलाफ जो है वो दरखास्तें दायर की जाएंगी, जबकि 25 जो मार्च है उनके तब जो होगा इन अपीलों पर फैसले किए जाएंगे, जबकि 2 अप्रैल को कायदे जो ऐवान है उसका इंतखाब का जो अमल है वो पंजाब असम्बली में मुनक्किद होगा। जी बहुत शुक्रिया नवीद, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अभी सेनेट इंतखाबात की ही बात करें तो कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 12 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। अब तक कागजात नामजदगी जमा कराने वालों में MQM के नजीब हारून और रऊफ सिद्दीकी शामिल हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाबडा ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सिंध में सेनेट की 7 2 ख़वातीन, 2 टेक्नोक्रेट और 1 अक़लियत की नशिस्त पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। पार्लिमान के ऐवान बाला के इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सेनेट की मजमूई तौर पर 11 नशिस्तों में से 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट और 2 खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं। अभी तक 70 से ज़ायद अफराद ने कागजात नामजदगी वसूल किए हैं, जबकि 8 से ज़ायद अफराद ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए उनमें टेक्नोक्रेट की नशिस्तों के लिए आजम सवाती, सैयद इरशाद हुसैन, जनरल नशिस्तों पर इरफान सलीम, मोहम्मद तलहा महमूद, दिलावर खान, फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी और अजहर काजी मशवानी ने कागजात जमा कराए हैं।
سینٹ الیکشن میں بلوچستان کی 11 نشستوں کے لیے اب تک 2 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں۔ ایوان بالا کے انتخاب کے لیے سابق نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کے کاغذات سینیٹر دنیشن کمار نے صوبائی الیکشن کمیشن میں جمع کروائے ہیں۔ سابق نگران صوبائی وزیر قانون ایڈوکیٹ امان اللہ کنزانی نے ٹیکنوکریٹ کی نشست کے لیے پیپرز جمع کروائے ہیں۔ 7 جنرل اور خواتین اور ٹیکنوکریٹس کی 2 نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے پہلے روز 78 امیدواروں نے کاغذات حاصل کیے تھے۔ اقوام متحدہ نے اسلام مخالف پروپیگنڈے کی روک تھام سے متعلق قرارداد منظور کر لی ہے۔ جنرل اسمبلی میں قرارداد اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے پیش کی۔ 113 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 44 نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں مسلمانوں کے خلاف جاری پروپیگنڈے سے نمٹنے کے لیے ٹھوس کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرارداد میں سربراہ اقوام متحدہ سے اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے خصوصی نمائندہ مقرر کرنے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کے تحت صحرائے چولستان میں بنجر زمین کو قابل کاشت اور زرخیز بنایا جا رہا ہے۔ اس اقدام کا مقصد زراعت اور مویشیوں کے لیے جدید زرعی ٹیکنالوجی کے ذریعے مکمل نظام کا قیام ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو میں پانی کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ہر موسم میں علاقوں تک رسائی کو یقینی بنانا، بجلی کی فراہمی اور زرعی مالز کا قیام شامل ہے۔ جدید زرعی ٹیکنالوجی کے استعمال کی حوصلہ افزائی کے لیے چین سے اسمارٹ زرعی مشینری بھی درآمد کی گئی ہے۔ یہ اقدام عالمی طرز عمل کے مطابق مکمل زرعی سائیکل میں کارپوریٹ کاشتکاری کو بڑے پیمانے پر فروغ دے گا۔ محدود وسائل کے استعمال سے کثیر پیداوار حاصل کرنا گرین پاکستان انیشیٹو کا اولین مقصد ہے۔ چین کی یونیورسٹی شینگوا میں پاکستان سینٹر فار کلچرل اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کی 16ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی نے یونیورسٹی میں نئے دفتر کا افتتاح کیا، شعبہ ابلاغیات کا دورہ کیا اور مختلف حصوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر چینی سفیر نے اسکول آف جرنلزم اور پاکستانی سفارت خانے کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف ممکنہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا تاکہ شعبہ صحافت اور ثقافت کے شعبوں میں چین پاکستان تعلقات کو فروغ دیا جا سکے۔ شینگوا یونیورسٹی اور پاکستان سینٹر فار کلچر اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کے اشتراک سے قائد اعظم یونیورسٹی، بیجنگ فارن اسٹڈیز یونیورسٹی اور کمیونیکیشن یونیورسٹی آف چائنا مشترکہ طور پر اس موسم گرما میں 3 ہفتوں پر مشتمل چین پاکستان کلچرل کوریڈور کاروان کلاسز کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی نے یونیورسٹی کے نائب صدر پیانگ یانگ سے ملاقات کی۔ پاکستانی سفیر نے یونیورسٹی کے نائب صدر کی باہمی تعلقات کے لیے کوششوں کو بھی سراہا۔ ناظرین، کراچی، لاہور اور اسلام آباد ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنے سے متعلق اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ شرکاء کو ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ سے متعلق اب تک کی پیش رفت کے بارے میں بریف کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ قطر، متحدہ عرب امارات، جرمنی، ترکی، نیدرلینڈز، ملائیشیا اور مقامی کنسورشیم کی درخواست پر بولی جمع کرانے کی تاریخ 15 مئی تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ کو یورپ اور برطانیہ کے لیے PIA کی پروازوں کی بحالی کے معاملے پر پیش رفت سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور گرانداز پاکستان کے درمیان ٹیکس سسٹم کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے معاہدے پر دستخطوں کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی۔ چیئرمین FBR ملک امجد زبیر ٹیوانا بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ ڈیجیٹائزیشن سے ٹیکس دہندگان کے اخراجات کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ معاہدے سے معیشت کی ڈیجیٹائزیشن، ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے اور محصولات میں پائیدار اضافہ کیا جا سکے گا۔ چیئرمین FBR نے کہا کہ غیر دستاویزی معیشت کو چیلنج سے نمٹنے اور ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کرنے کے لیے ٹھوس کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق حکومت نے پیٹرول قیمت 279 روپے 75 پیسے فی لیٹر پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 1 روپے 77 پیسے کمی کے بعد 285 روپے 56 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا ہے۔ کچھ بات کریں گے فلسطین میں جاری صہیونی بربریت کی۔ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مظالم جاری ہیں۔ صہیونی فورسز امداد کے منتظر بھوکے پیاسے شہریوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہیں۔ غزہ کے وسطی علاقے میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 36 فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ وزارت صحت کے مطابق شہداء اور زخمیوں میں 7 بچے بھی شامل ہیں۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیل کی نسل کشی کی کارروائیوں میں اب تک 31,490 افراد شہید اور
439 जख्मी हो चुके हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहत ज़दा मकीनों पर हमले को कत्लेआम की सोची समझी कार्रवाई करार दिया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश करते हुए खबरदार किया है कि इसराइली ज़मीनी कार्रवाई के नताइज तबाहकुन होंगे। तर्जमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मशरक़ वस्ता में पायदार अमन और सलामती का वाहिद रास्ता दो रियासती हल में मुस्मिर है। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि नाम नेहाद बीजेपी हुकूमत के इलेक्शन से कबल ओछे हथकंडे। नाम नेहाद मोदी सरकार के इलेक्शन से कबल नंबर गेम पूरा करने के लिए कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के रहनुमाओं को ज़बरदस्ती पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। भारतीय ज़राए इब्लाग का कहना है कि इंतहा पसंद बीजेपी के नुमाइंदे इंतखाबात से कबल अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस के रहनुमाओं को जबरदस्ती पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक बीजेपी के गुंडों ने कांग्रेस के एक एमएलए अरविंद लडानी को जबरदस्ती पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया, जबकि इंडिया टुडे के मुताबिक भारतीय डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट मोदी सरकार के कहने पर कांग्रेस लीडरों की रिहाइश गाहों पर छापे मारकर उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव डाल रही है। इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि कांग्रेस रहनुमाओं को धमकी दी जा रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं या जेल जाएं। जनवरी 2024 में डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट की जानिब से कांग्रेस के साबिक लीडर तापिस राय की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। केजरीवाल ने मोदी सरकार के ऐसे निचले दर्जे के इक़दाम उठाने पर खबरदार किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के छापा मारने के बाद सवाल पूछा जाता है कि कहाँ जाएंगे, बीजेपी या जेल। जो लोग बीजेपी में जाने से इनकार करते हैं उन्हें जेल भेज देते हैं। भारत का दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावों का पोल खुल गया है। भारत में रहने वाले बीजेपी मुखालिफ सियासतदान भी रियासती गुंडागर्दी का निशाना बन रहे हैं, तो एक आम भारतीय की हालत ज़ार का अंदाज़ा बखूबी किया जा सकता है। हिंदुत्व एजेंडे पर अमल पैरा मोदी सरकार के मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून 2019 के निफाज पर अब बैनुल अक़वामी दुनिया ने भी इसे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून पर अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन ने शहरियत तरमीमी कानून को इंसानी हुकूक कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने मुतनाज़ा शहरियत कानून पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मजहबी आज़ादी का एहतराम और तमाम अक़लियतों के लिए कानून के तहत मसावी सलूक बुनियादी जमहूरी उसूल हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी भारत में मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून के नफाज पर मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे एक इम्तियाजी कानून करार दिया है। एमनेस्टी इंडिया ने भारत पर जोर दिया है कि वो इस मुतनाज़ा कानून के हवाले से पुरअमन एहतजाज का जवाब देते हुए आज़ादी इजहार और इज्तिमा के हुकूक का एहतराम करें। नाज़रीन, यौम पाकिस्तान की बात करते हैं। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुसल्लह अफ़वाज की खुसूसी परेड की तैयारियां पूरे जोश और जज्बे से जारी हैं। इस मौके पर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को तैयारियां भी काबिल दीद हैं। परेड में हिस्सा लेने वाले प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स ने हुब्बुल वतनी के जज्बात का पुरजोर इजहार किया है। जब से पाकिस्तान बने हमने तमाम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उनको हमने एस्कॉर्ट किए ऑन प्रेसिडेंट डे परेड्स, और उसके अलावा भी जितनी भी सेरेमनीज होती हैं। वी आर द प्रेजेंट ट्रूप्स एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। ये शो तो एक दिन का है, बट इसकी तैयारी के लिए हमें अबाउट अ मंथ जो है वो लग जाता है। हमारे 57 हॉर्सेज हैं जो इस दफ़ा परेड में पार्टिसिपेट करेंगे, और उसमें जो हमारी मैन पावर है 57 ही इंडिविजुअल्स होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। इस जानवर को हम बच्चों की तरह ख्याल करते हैं। जिस टाइम हम इसको तैयार करते हैं, बालों पे ऑयल वगैरह लगाते हैं, कंघी करते हैं, ये बहुत जो है ना अच्छा महसूस करता है। प्राउड मोमेंट होता है तमाम लोगों के लिए, पूरी यूनिट के लिए, जब भी हम एक सक्सेसफुल 23 मार्च की जो परेड है उसको कंडक्ट करते हैं। फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम सदर पाकिस्तान को बग्घी के ऊपर बिठा के लेके जा रहे हैं। इस परेड में हिस्सा लेकर अपनी और इस रेजिमेंट की इज्जत को मजीद बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। शामिल करेंगे पाकिस्तानी नौजवानों का यौम पाकिस्तान के मौके पर वतन अजीज़ के लिए मोहब्बत का पैगाम। कहते हैं यौम पाकिस्तान के मौके पर मोहब्बत का इजहार करते हैं, और उनका ये कहना है कि इस दरख्त की कई शाखें हैं मगर बुनियाद एक है, हमारी ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं मगर बयान एक है। कहते हैं यहाँ हर तरह के रंग हैं मगर पाकिस्तान बहैसियत कौम एक है। हम सबके दिल की एक ही आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।
پاکستان سے ہماری محبت لازوال ہے، ہماری اخوت اور ہم آہنگی بے مثال ہے۔ اس درخت کی کئی شاخیں ہیں مگر بنیاد ایک ہے، ہماری زبانیں مختلف ہے مگر بیان ایک ہے، یہاں ہر طرح کے رنگ ہیں مگر پاکستان ایک ہے۔ خدا کرے یہ وطن ہمیشہ مسکراتا رہے، پرچم پہ سدا چاند ستارہ یوں ہی جگمگاتا رہے، ہم سب کے دل کی ایک ہی آواز، پاکستان زندہ باد۔ جنوبی وزیرستان کے لوگوں کے لیے موبائل سروس میں بہتری کے اقدامات۔ پاک فوج نے موبائل نیٹ ورک کمپنیز کے ساتھ مل کر جنوبی وزیرستان میں موبائل سروس کو بہتر بنایا۔ گزشتہ سال تقریباً 19 مقامات پر موبائل فون کے ٹاورز نصب کیے گئے تھے۔ جنوبی وزیرستان کو تاریخی طور پر مواصلات کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق مختلف چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ جنوبی وزیرستان کے مقامی لوگ اب آپس میں بات چیت کے علاوہ بیرون ملک رہنے والے اپنے عزیز و اقارب سے بھی بآسانی رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ سہولت کی فراہمی کا سب سے زیادہ فائدہ کاروباری حضرات کو ہوا ہے، جو اب ملک کے کسی بھی حصے میں رابطہ کر کے بہتر اجناس حاصل کر سکتے ہیں۔ موبائل فون کی ان سہولیات کی دستیابی علاقے کے عوام کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ یہاں ہمارے علاقے میں تو پہلے ٹاور نہیں تھا، لیکن یہاں پر ابھی ٹاور لگ چکا ہے اور سگنل بھی آنا شروع ہو گئے۔ ہم اپنے رشتہ داروں سے بھی بات کر سکتے ہیں اور ملک کے حالات بھی جان سکتے ہیں۔ اور ناظرین، بلوچستان میں تعلیمی میدان میں اٹھائے گئے اقدامات کی بدولت صوبہ خوشحالی کی جانب گامزن ہے۔ 1947 سے پہلے بلوچستان میں کل 114 اسکول موجود تھے اور شرح خواندگی صرف 5.5% تھی۔ 1970 میں بلوچستان کی پہلی جامع یونیورسٹی آف بلوچستان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اگر ہم بلوچستان میں تعلیم کا موازنہ آزادی سے پہلے اور حال کے تناظر میں کریں تو آج بلوچستان میں 15,000 سے زائد اسکول، 145 کالجز، 13 کیڈٹ کالجز، 5 میڈیکل کالجز، 12 یونیورسٹیاں فعال ہو چکی ہیں۔ آج بلوچستان کی شرح خواندگی 54.5% ہو گئی ہے۔ ہر سال 45,000 سے زائد طلباء عسکری اداروں میں معیاری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پاک فوج 7,500 سے زائد طلباء کو وظائف بھی فراہم کرتی ہے۔ آرمی پبلک اسکول سے بلوچستان کے 53% مقامی طلباء مستفید ہو رہے ہیں اور یہ اسکول 1,000 سے زائد اساتذہ کو روزگار بھی مہیا کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی بات کریں۔ مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوتوا وزیر اعلیٰ لانے کے اپنے مضمون منصوبے کو آگے بڑھاتے ہوئے علاقے کی ووٹر فہرست میں 11 لاکھ نئے ووٹرز شامل کیے ہیں، جن میں زیادہ تر غیر کشمیری ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 2019 میں مقبوضہ علاقے میں ووٹرز کی تعداد 76 لاکھ تھی، جبکہ جنوری 2024 میں یہ تعداد بڑھ کر 86 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد نئے ڈومیسائل قوانین نافذ کیے ہیں، جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ غیر کشمیریوں کو آباد کرنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ نے نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو اپنی قراردادوں کے ذریعے حل کرے، جن میں کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کی ضمانت دی گئی ہے۔ مسرت عالم بٹ نے افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت گزشتہ کئی دہائیوں سے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور انسانی حقوق کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور جابرانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے کشمیری عوام کو محکوم بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بابا گرو نانک کا 556واں سال شروع ہونے پر گردوارہ جنمستھان ننکانہ صاحب میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور پنجاب اور چیئرمین پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر سکھ برادری نے اپنی مذہبی رسومات ادا کی اور ملک کی تعمیر و ترقی اور دنیا میں امن و امان کے لیے خصوصی دعا کی۔ سردار رمیش سنگھ نے کہا کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں اور ان کے مسائل کا فوری حل حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں، وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کے تحت ساہیوال کے شہری 19 بنیادی چیزیں بازار کی نسبت سستے داموں خرید رہے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں خاور علی چودھری۔ وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کے تحت ساہیوال کے یوٹیلٹی سٹورز پر 19 بنیادی چیزوں پر 30% تک رعایت دی گئی ہے، جس سے ساہیوال کے شہری بھی بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کے تحت عام صارفین کو 10 کلو آٹے کا تھیلا 648 روپے، گھی 335 روپے، چینی 109 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ ہر چیز اویلیبل ہے، ہر کسٹمر کو ہر چیز مل رہی ہے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اور عملہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے جو ریلیف پیکج ملا ہے اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم لے رہے ہیں ادھر سے یوٹیلٹی سٹور سے، بہت اچھا تعاون کر رہے ہیں
और बहुत अच्छे रेट से दे रहे हैं जी। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत आम सार्फिन को खुर्दनी तेल, सफ़ेद चना, दाल चना, चावल पर 25 रुपये जबकि चाय की पत्ती पर 100 रुपये तक की रायत दी जा रही है। बेनजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद सारा साल 20 किलो आटा, 5 किलो घी, 5 किलो चीनी और 3 किलो चावल समेत कुकिंग ऑयल और दालें आम बाजार से रायती नरखों पर खरीद रहे हैं। खावर अली चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, साहिवाल। मुल्क भर की तरह सजावल के शहरी भी यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज के जरिए रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में रियायत का फ़ायदा उठा रहे हैं। तफसील मालूम करते हैं मिर्ज़ा कम्बर हुसैन बेग से। जी कम्बर हुसैन। जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ सजावल के एक मकामी यूटिलिटी स्टोर पर। पूरे मुल्क की तरह यहाँ पर भी वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से जो है रमज़ान रिलीफ पैकेज जो है वो मुतारिफ़ कराया गया है, जिससे गरीबों को जो है बहुत ज़्यादा रिलीफ हासिल होगा। रमज़ान रिलीफ पैकेज में जो खुर्दोनोश की अशिया शामिल हैं वो आटा, घी, चीनी और मशरूबात की जो है दीगर सामान मौजूद हैं, जिस पे 30% जो है वो आम आदमी को रियायत दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत सस्ताई की है। आटा, घी, चीनी, चावल हर चीज़ में सस्ताई की है। जो भी यूटिलिटी स्टोर हैं उनमें बिल्कुल ही मुनासिब दाम रखे हैं और मयारी अशिया रखी हैं, और जो है वहाँ पे रेट भी अभी इतने किए हैं कि हर वो गरीब बंदा भी ले सकता है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का जो ये रमज़ान रिलीफ पैकेज है, इसके साथ साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जो ख़वातीन हैं उनको भी जो है ये एक बहुत बड़ा जो है फ़ायदे की बात है, जो उनको सस्ती चीज़ें जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब होंगी। कब्बर हसन, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जेहलम में पंजाब की सकाफत के हवाले से गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ख़वातीन में मुसव्वरी के मुकाबले मुनाकिद हुए, जहाँ तालिबात ने कुदरत के हसीन नज़ारों को रंगों में समो दिया। पंजाब के देही खेलों कीकली और आंख मचोली को भी उजागर किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं नई अख्तर भट्टी। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन में पंजाब की सकाफत के हवाले से मुसव्वरी के मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें तालिबात ने पंजाब में कुदरत के हसीन नज़ारों को रंगों में समोने के साथ देही सकाफत को भी उजागर किया। ड्रेसेस जो होते हैं ज़्यादा रंगों वाले होते हैं और फ्रॉक्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पंजाब का ये कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो उसे मैंने पेंटिंग के जरिए उजागर करने की कोशिश की है। तालिबात ने जहाँ फन मुसव्वरी में भरपूर हिस्सा लिया, वहीं पंजाब के दही और तारीखी खेलों में कीकली, आंख मचोली को भी अमली तौर पर पेश किया। ये बहुत पुराना कल्चर है, यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं, हमारे लोग बहुत मोहब्बत करने वाले। हमारा कल्चर बहुत खूबसूरत है और हमें अपने कल्चर से बहुत प्यार है। पंजाब की तहजीब और सकाफत अपने हुस्न और दिलपजीरी के बायस पूरी दुनिया में मशहूर है। किसी भी इलाके की पहचान इसकी सकाफत और कौम का आईना होती है। जिंदा कौमें अपनी सकाफत को कभी नहीं भूलती। तालिबात ने इस मौका पर न सिर्फ पंजाबी सकाफत को उजागर किया, बल्कि यहाँ पर बसने वाले लोगों में मोहब्बत, प्यार और अमन का पैगाम भी दिया। नईम अख्तर भट्टी, पीटीवी न्यूज़, जेहलम। रमज़ानुल मुबारक के दौरान महंगाई के असरात को कम करने के लिए हुकूमत ने अवाम को 12.5 अरब रुपए का बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है, जिसके तहत मुल्क भर की तरह सांगला हिल के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी, घी और आटे की कीमतों में नुमाया कमी की गई है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद अनवर अंसारी। वज़ीर आज़म रमजान रिलीफ पैकेज के तहत सांगला हिल के यूटिलिटी स्टोर पर 19 बुनियादी चीजों पर 15% तक राहत दी जा रही है, जिससे सांगला हिल के शहरी भरपूर इस्तेफादा कर रहे हैं। आज़म पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया जिन्होंने चीनी, घ्यो, दाल हर चीज का रेट कम कर दिता है, गरीब आदमी को बहुत फायदा हो रहा। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत दालें 10 रुपए, 10 किलो आटा 648 रुपए, घी 365 रुपए, चीनी 109 रुपए किलो दस्तियाब है। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रमजान रिलीफ पैकेज के तहत दी जाने वाली सब्सिडी से आवाम की मुश्किलात में कमी आई है। मोहम्मद अनवर अंसारी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सांगला हिल। मुस्तक अफराद को उनकी दहलीज पर राशन की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत के रमजान निगहबान पैकेज पर अमल दरामद जारी है। रिपोर्ट कर रही हैं वर्दा सलीम। हुकूमत पंजाब ने इस रमजानुल मुबारक के दौरान मुस्तहिक अफराद को उनका हक उनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए निगहबान रमजान पैकेज का आगाज किया। अपनी नौयत के इस मुनफरिद प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद को अशय खुर्दनोश फराहम करने का सिलसिला जारी है, जिसमें 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, घी, बेसन, दालें और चावल शामिल हैं। लाहौर डिवीजन में 3,81,506 मुस्तहिकीन को उनकी दहलीज पर राशन तकसीम किया जा चुका है। शहरियों को सस्ते दामों अशय खुर्दनोश की फराहमी यकीनी बनाने के लिए लाहौर में 10 मॉडल बाजार
قائم کیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک میں مصنوعی مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور اشیاء ضروریہ کی سپلائی کو بہتر بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ لاہور کے افسران بھی متحرک ہیں۔ ماڈل بازار میں جیسے اب آٹے کے سٹال پہ کھڑے ہوئے ہیں تو آٹے کا فی تھیلا 40 روپے گورنمنٹ نرخوں سے نیچے بیچا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سہولت سٹالز ہیں جہاں پہ 15 سے 20 روپے ہر آئٹم ہم لوگ سستی بکوا رہے ہیں۔ پہلے میں مارکیٹ گئی، وہاں سے ریٹ پتہ کیا، پھر میں نے یہاں آ کے ریٹ دیکھے۔ جیسے پیاز ہے باہر 230 ہے اور یہاں پہ 95 کا میں نے 1 kg لیا، بہت فرق ہے۔ چیزیں بھی بازار سے سستی مل رہی ہیں اور اچھی معیاری چیزیں مل رہی ہیں، یہ وزیر اعلیٰ کا بہت اچھا اقدام ہے۔ ماڈل بازاروں میں بزرگ شہریوں کے لیے الگ سے قائم کاؤنٹرز پر اشیاء ضروری کی دستیابی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو کنٹرول رکھنے کے لیے ضلعی انتظامیہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور ناظرین، پی ٹی وی کراچی مرکز کی رمضان پاکستان ٹرانسمیشن عوام کی مقبول ترین اور پسندیدہ ٹرانسمیشن بنتی جا رہی ہے۔ ذیشان احمد خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز رب کریم کے بابرکت کلام کی تلاوت سے ہوا، جس کے بعد سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہ عقیدت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی۔ ٹرانسمیشن میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی گئی اور خاتم الانبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا، جبکہ نبوت کے سلسلے کا اختتام ہمارے دین کا لازمی حصہ قرار دیا گیا۔ میزبان احسن خان اور رابعہ انم نے مذہبی اسکالرز علامہ کوکب نورانی اکاڑوی، عمران الحق کلیانوی اور زنیرہ امبر سے روزہ اور دینی مسائل کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کی۔ معروف اداکار ریشما گل نے رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بننے پر پی ٹی وی کا شکریہ ادا کیا اور ٹرانسمیشن کی روایت کو سراہا۔ معروف نعت خواں صدیق اسماعیل کی خوشلحان آواز نے ٹرانسمیشن میں بندگی اور ادب کا سما باندھ دیا۔ کچن سیگمنٹ میں شیف سمیع عاصم نے لذیذ پاستا بنایا، جبکہ بلکیس آپا نے مفید گھریلو ٹوٹکے لوگوں کو بتائے۔ ٹرانسمیشن میں اسلامی تاریخ اور روایات پر تقریری مقابلہ ہوا۔ ٹرانسمیشن میں حصہ لینے والے لوگوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، رمضان المبارک شروع ہوتے ہی ملک بھر کی طرح کوئٹہ کی مارکیٹس میں بھی کھجور کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں اسرار احمد۔ رمضان المبارک ہو اور افطار میں کھجور نہ ہو، یہ بلوچستان کے کسی دسترخوان پر ممکن ہی نہیں۔ یوں تو کوئٹہ کی مارکیٹ میں ایران اور سندھ کی کھجور بھی پہنچتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ڈیمانڈ تربت اور پنجگور سے آنے والی حسینی، موزاتی، بیگم جنگی، گوکنا، کروچ اور دشتیاری کی ہوتی ہے۔ پنجاب سے آیا ہوں اور کوئٹہ میں اچھی کھجور ہے اور بیسیکلی ادھر سے جو ہے نا ادھر سستی بھی ہے، ریٹ میں بھی کمی ہے۔ شکارپور میں رہتے ہیں، یہاں پر آئے کوچا میں کھجور لینے کے، یہاں کھجور بہت صحیح ہے پنجگور کے، ہم اپنے لیے بھی لے کر جاتے ہیں اور دوستوں کے لیے جو کھجور ہم لے کر جاتے ہیں۔ طبعی ماہرین کا کہنا ہے کھجور غذائی کمی پورا کرتا ہے۔ پورا دن روزے سے رہنے کے بعد کھجور کا استعمال توانائی بحال کرنے میں انتہائی معاون ہوتا ہے۔ اسرار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ کوئٹہ کے بعد رخ کریں گے صوبائی دارالحکومت لاہور کا، جہاں مختلف مقامات پر ہر سال رمضان المبارک کے دوران مخیر حضرات کی جانب سے مستحق افراد کے لیے خصوصی دسترخوانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں وسیم سجاد۔ ماہ سیام فیوز و برکات سمیٹنے کا مبارک مہینہ ہے۔ فرزندان اسلام جہاں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور افطار و سحر کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں افطار کی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کرنے کی خصوصی کوشش کرتے ہیں۔ مخیر حضرات کی طرف سے صوبائی دارالحکومت لاہور کے مختلف مقامات پر افطار دسترخوانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں مستحق افراد کی افطاری کے لیے بہترین کھانا ہی نہیں، محبتیں بھی سجتی ہیں۔ روزانہ 500 افراد کی دعوت افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ یکم رمضان سے جاری ہے اور انشاءاللہ 29 رمضان المبارک تک جاری رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اللہ کی مخلوق کا روزہ افطار کروانا ہے، یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے، بہت نیکی کا کام ہے، اس میں سب کو اپنا اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے۔ مزدوری کی غرض سے شہر کا رخ کرنے والے مزدور، مسافر اور مستحق افراد ان دسترخوانوں پر افطاری کرتے ہیں اور خالق کائنات کے ساتھ ساتھ اس کی نیک مخلوق کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ بیچارے نہیں کھا سکتے، نہیں افطاری کر سکتے، کسی سے مانگ نہیں سکتے،
वो उनको चाहे ऐसे ही जैसे इन्होंने करवाई है ऐसे ही करवानी चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में शहर शहर करिया करिया इज्तिमाई इफ्तार के ऐसे मिलते जुलते मनाजिर देखने को मिलते हैं और इन दस्तरखानों पर साइलिन और मुंतज़मीन मिल बैठकर इफ्तार करके एक ही सफ में महमूद और अयाज की अमली तस्वीर पेश करते हैं। लज्जतों और मोहब्बतों से मुज़य्यन ये इफ्तार दस्तरखान दीनी फितरत की एहसार और एहसास पर मबनी तालीमात की अक्कास है। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तफसील जानेंगे रिजवान आरिफ से। इस्लामाबाद में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की अहमियत और अफादियत के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। रमज़ान ऑलवेज कन्वेज अ मैसेज ऑफ जॉय, हैप्पीनेस एंड हार्मनी। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए सुलह सफाई के साथ। रमज़ान जो है हमें सब्र सिखाता है। हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से रमज़ान में हमारी रूटीन बेहतर हो जाती है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसी चीज़ को प्रैक्टिस बनाते हुए आगे पूरा थ्रू आउट द ईयर हम इसको चलाएं। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो ना सिर्फ सब्र और तकवा का बाइस है बल्कि मुआशरे के तमाम तबकों को साथ लेकर चलने का दर्स देता है। रोजे की फजीलत और अहमियत दूसरी इबादत के मुकाबले में कई गुना ज्यादा और बेहिसाब है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश जबकि बालाई इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहा। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की बात करेंगे जहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कालाम में -6, अस्तौर -2, स्कर्दू और गोपस में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। वर्ल्ड मुआय थाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान के आगा कलीम ने कजाकिस्तान के किक बॉक्सर को जेर करके टाइटल फाइट अपने नाम कर ली। आगा कलीम ने 3 मरतबा के आलमी चैंपियन को 51 किलोग्राम कैटेगरी में शिकस्त दी। फाइट के दौरान आगा कलीम के पास कोच न होने की वजह से इटली के कोच ने उनकी मदद की। आगा कलीम इससे कबल भी कई इंटरनेशनल मुकाबले जीत चुके हैं। चैंपियनशिप में 40 ममालिक के किक बॉक्सर्स ने शिरकत की। पाकिस्तानी गोल्फर अहमद बेग ने वियतनाम में लेक्सस चैलेंज गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। अहमद बेग ने 3 रोज़ा चैंपियनशिप 7 अंडर के स्कोर के साथ जीती। उन्होंने आखिरी रोज 6 अंडर खेलकर पहली पोजीशन हासिल की। पहले रोज पाकिस्तानी गोल्फर ने 2 अंडर खेलने के बाद दूसरे रोज एक और पार खेला। तीसरे रोज पाकिस्तानी गोल्फर ने शानदार कमबैक करके टाइटल के साथ साथ $14,875 की इनामी रकम भी हासिल की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दुबई में जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन लॉसिन निडोवो और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रॉजर टोसे से मुलाकात की। मुलाकात में अगले साल फरवरी में 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट के पाकिस्तान में इनेकाद को हतमी शक्ल दी गई। टूर्नामेंट में पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें जनवरी के आखिर में पाकिस्तान आएंगी। मोहसिन नकवी ने जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को भी पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। पीसीबी की काविशों से चैंपियंस ट्रॉफी भी आईसीसी के एजेंडे में शामिल हुई। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी में पाकिस्तान में होगी जिसमें 8 टीमें शिरकत करेंगी। आयरलैंड ने अफगानिस्तान को पहले T20 मैच में 38 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़ती हासिल कर ली। शारजा में खेले गए मैच में आयरिश टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 149 रन बनाए। हैरी टेक्टर ने 56 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। अफगानिस्तान की जानिब से राशिद खान ने 3 और नगालिया खरोट ने 2 विकेटें हासिल की। 150 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम 18.4 ओवर्स में 111 रन पर ढेर हो गई। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद इसहाक 32 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। आयरलैंड के बेन वाइट ने 4, जॉश लिटल ने 3 और बैरी मैककार्थी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बेन वाइट प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए।
श्रीलंका ने बांग्लादेश को दूसरे वनडे में 3 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। चट्टोग्राम में मेजबान बांग्लादेश ने मुकर्रा 50 ओवर्स में 7 विकेटों पर 286 रन बनाए। तौहीद हरिडोय ने 96 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। सोमिया सरकार ने 68 और कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने 40 रन बनाए। श्रीलंका की जानिब से वरिंदो हसरंगा ने 4 और दिलशान मधुशंका ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। श्रीलंका ने मतलूबा हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर 17 गेंदें कबल ही हासिल कर लिया। ओपनर पैथम निसांका ने सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 3 छक्कों और 13 चौकों की मदद से 114 रन बनाए। चारिथा सलांका ने 91 रन जोड़े। बांग्लादेश की तरफ से शरीफुल इस्लाम और तस्कीन अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। मैन ऑफ द मैच अवार्ड पैथम निसांका के नाम रहा। सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर ने अल अहली को 1 गोल से हरा दिया। जद्दा के किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में खेले गए मैच का पहला हाफ बगैर किसी गोल के गुजरा। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल चाहे वो सेनेट के वोट्स हो, इवन बाकी लेजिस्लेशन है, उसमें पाबंदी नहीं होती, तो वोट ज़्यादा कम की बात ही नहीं। उम्मीदवार को जो सामने देखते हैं, वोटर की मर्जी होती है जिसको वो वोट दे। तो ये मुझे आज तक मन तक समझ नहीं आई जो कहते हैं कि ज़्यादा मिल गए कम मिल गए, ये उम्मीदवार लेते हैं। सीएम साहब आपके एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म ने इरशाद चेयरमैन वाला जो मामला था उसको तो हटा दिया, लेकिन ऑर्डिनेंस जू का तू वहीं पड़ा। वो अभी वो देखो नेशनल असेंबली का काम है, मेरा उसमें वास्ता नहीं है। अब देखें वो क्या होता है। अच्छा शहजाद साहब 12 में से 12 में से 12 आप अगर पूछेंगे, मेरी तो यही ख्वाहिश होगी ना, मेरी यही ख्वाहिश होगी कि 12 में से 12 मिले, लेकिन ज़रूर बाकी पार्टीज भी अपनी कोशिश करेंगी। जहाँ तक मुझे पता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कुछ नॉमिनेशन जमा कराए, इस वक्त तक अभी 1:15 हुआ है। लेडीज़ में और टेक्नोक्रेट में और माइनॉरिटीज़ में सिवाय पीपल्स पार्टी किसी और जमात ने जमा नहीं कराया। इसका ये मतलब नहीं कि कोई और जमा नहीं करा सकता, वो करा सकता है। हम अपनी कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम जो भी सीट्स ले सके वो लें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सेनेट इंतखाबात के हवाले से उन्होंने बात की कि सेनेट इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार कामयाब होंगे। सियासी जमातों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है और हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जमातें हासिल करें। नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। रमज़ान पाकिस्तान।